हम लोग असामान्य मनोविज्ञान में फ्रायड के ड्रीम थ्योरी को पढ़ेंगे। उन्होंने ड्रीम को, स्वप्न को कैसे उसकी व्याख्या की है और कैसे उसे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया है, जिससे हम आप सामान्य रह सकते हैं। तो स्वप्न का हमारे जीवन में कितना महत्व है। स्वप्न हम प्रतिदिन देखते हैं, सभी व्यक्ति देखते हैं, लेकिन कभी उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं ध्यान देते हैं? स्वप्न किस तरह से आता है, क्यों आता है और किस रूप में आता है, और उसके किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसका निर्माण होता है, यानी व्यक्तित्व को संतुलित करने में स्वप्न का कितना महत्व है, कि इसकी व्याख्या फ्रायड ने अपने अनुभवों, अपने क्लिनिक में आए हुए पेशेंट्स के आधार पर किया है। तो आइए आज हम लोग फ्रायड का ड्रीम थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। ये हम लोग फ्रायड का ड्रीम थ्योरी आज पढ़ेंगे। ड्रीम का थ्योरी युंग ने भी दिया है, एडलर ने भी दिया है, लेकिन फ्रायड ने जितने विस्तार से स्वप्न की व्याख्या की है, उतने विस्तार से, उतने वैज्ञानिक ढंग से किसी ने भी स्वप्न की व्याख्या नहीं की है। सबसे पहले तो इन्होंने स्वप्न को सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और महत्वपूर्ण बताया है। उसका हमारे जीवन में बहुत अहम रोल है। कैसे है, आइए इसको समझते हैं। जैसे उनका कहना है कि ऑल मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी हैज अ कॉज ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इकोनॉमी। इसमें उन्होंने साफ साफ कहना चाहा है कि जितने भी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं होती हैं, सभी का कुछ न कुछ महत्व होता है। बिना कारण, बिना जरूरत के कोई भी शारीरिक या मानसिक क्रिया नहीं होती है, और वो बहुत इकोनॉमिकल होती है और बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं। अब फ्रायड ने इसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं कि ड्रीम के क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि ड्रीम विश फुलफिलमेंट का जरिया होता है, यानी कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न के द्वारा होती है। इसके पहले भी हम लोग फ्रायड के सिद्धांत में इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में पढ़ा है, जाना है। और इन्होंने कहा है कि स्वप्न का जो अचेतन भाग होता है, अनकॉन्शियस हिस्सा होता है, जिसमें सारी अनैतिक और ऐसी बातें, असामाजिक बातें उसमें दबी पड़ी होती हैं, चूँकि उसे हम खुले समाज में व्यक्त नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसीलिए इसी अचेतन को की व्याख्या या उसके आधार पर इन्होंने स्वप्न की व्याख्या की है। अचेतन में दबी हुई इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए स्वप्न भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं व्यक्ति की जो अनैतिक, असामाजिक होती हैं, और वो व्यक्ति दबा लेता है उसको अचेतन में, वो स्वप्न के माध्यम से पूरा होता है, और इससे व्यक्तित्व संगठित रहता है और खंडित होने से बच जाता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि विश फुलफिलमेंट, यानी हमारी इच्छा पूर्ति का साधन ड्रीम होता है, स्वप्न होता है। स्वप्न में हम पर कोई बंधन नहीं होता है, ईगो का कोई रोक नहीं होता है, वास्तविकता का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति अपनी सारी इच्छाएं जो वो जागृतावस्था में पूरी नहीं करता है, उसे वे स्वप्न के माध्यम से पूरा कर लेता है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट रोल है या विशेषता है कि प्रिजर्वर ऑफ स्लीप, यह नींद का रक्षक होता है। प्रिजर्वर ऑफ स्लीप का अर्थ है नींद का रक्षक, यानी स्वप्न जब हम देख रहे होते हैं तो वो आप ध्यान देंगे कि स्वप्न जब तक पूरा नहीं हो जाता है, हमारी नींद नहीं खुलती है। तो यदि
हमारा हम स्वप्न ना देखें या स्वप्न ना आए हमको, तो हो सकता है कि हमारी नींद अच्छी ना हो, पूरी ना हो। चूँकि सारी अचेतन की इच्छाएं स्वप्नों के द्वारा व्यक्ति पूरा करता है, इसीलिए वो वहाँ पर ईड पूरी तरह से सक्रिय रहता है और वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने में लगा रहता है, इसलिए नींद को बनाए रखता है। यानी हमारा स्वप्न जो है वो हमारा नींद का रक्षक है और स्वप्न नींद को, अच्छी नींद को बनाए रखने में सहायक होता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब स्वप्न अवश्य देखते हैं, लगभग प्रतिदिन। ये हम लोगों ने अनुभव किया है। अब मान लीजिए कि एक गरीब भूखा व्यक्ति है, उसने खाना नहीं खाया है और बहुत भूखा है। वो स्वप्न में ये कहने वाली बात नहीं है, ये फ्रायड ने अपने ड्रीम एनालिसिस में इसको पाया है। उसने पाया कि एक भूखा व्यक्ति ये स्वप्न देख रहा है कि वो किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठा है और तरह तरह के व्यंजन को प्लेट में निकाल रहा है। चूँकि वो व्यक्ति भूखा था तो उसने अपने विश को फुलफिल करने के लिए इस स्वप्न को देखा। अब इन्होंने, फ्रायड ने स्वप्न के विषय के बारे में चर्चा की कि स्वप्न जब भी हम देखते हैं तो उसके कुछ विषय होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं। ये जो विषय होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्त विषय, मैनिफेस्ट। दूसरा होता है अव्यक्त विषय यानी कि लैटेंट। व्यक्त विषय या मैनिफेस्ट हम उसको कहेंगे जब व्यक्ति नींद से जागने के बाद अपने सपने की बात को बताता है। जिसको वो बताता है उसको हम व्यक्त विषय कहेंगे। उसे याद है, उसने बताया। अव्यक्त विषय जो दूसरे नंबर पर है, अव्यक्त विषय, ये अव्यक्त विषय वैसा पार्ट होता है जो व्यक्त विषय के विश्लेषण करने का। जब व्यक्ति व्यक्त करता है कि हमने ये स्वप्न देखा, ये स्वप्न देखा, ऐसे देखा, उसमें ये था, वो था, मैं उड़ रहा था, मैं गिर रहा था, मैं जा रहा था, मैं पहुंच नहीं पा रहा था, मैं परीक्षा में लिख नहीं पा रहा था, कुछ भी जब वो अपनी बात को बतलाता है व्यक्त विषय के रूप में, तब उसका एनालिसिस कर करके, ड्रीम एनालिसिस कर करके जो बात सामने आती है, जो उसको पता नहीं होता है, वही व्यक्त ये अव्यक्त या लैटेंट कहलाता है। और फ्रायड का ऐसा कहना है कि जो व्यक्त विषय होता है, जिसको जागने पर वर्णन करता है व्यक्ति, वो जो अव्यक्त विषय होता है उसका अनुवाद होता है। मौलिक विषय जो होता है, जो मुख्य विषय होता है, वो अव्यक्त विषय होता है। यानी कि जो व्यक्त नहीं हो पाता है, जिसे हम नहीं बता पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ वगैरह। तो इसके बाद स्वप्न के विषय को बताने के बाद उन्होंने स्वप्न कार्य, ड्रीम वर्क को बताया है कि हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो स्वप्न है, वो कैसे काम करता है। इस ड्रीम वर्क को बताने के लिए उन्होंने कुछ मैकेनिज्म बताए हैं, कुछ तंत्र बताए हैं। इन तंत्रों के द्वारा हम स्वप्न को समझ सकते हैं कि स्वप्न हम कैसे देखते हैं, कैसे स्टेप वाइज उसमें क्या क्या होता है स्वप्न में। इसकी इन्होंने बड़े विस्तार से और मनोवैज्ञानिक ढंग से या वैज्ञानिक ढंग से इसकी व्याख्या की। सबसे पहला ड्रीम वर्क या ड्रीम मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं, इस ड्रीम मैकेनिज्म में सबसे पहला जो इन्होंने कहा है, इन्होंने संघनन या कंडेंसेशन कहा है। कंडेंसेशन का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। यानी फ्रायड का कहना है कि जब भी हम स्वप्न देखते हैं तो उसको संक्षिप्त कर दिया जाता है। जो हमारी इच्छा होती है वो पूरा का पूरा नहीं संभव है, नहीं देख पाते हैं, तो स्वप्न में उस चीज को छोटा कर दिया जाता है, संक्षिप्त कर करके उसको दिखाया जाता है। उसमें क्या होता है संक्षिप्तीकरण में, आप देखिए यहाँ अव्यक्त विषय के कुछ अवयव गायब हो जाते हैं। अव्यक्त विषय वो विषय
विषय होता है जो मूल होता है, मौलिक विषय होता है, जिसको स्वप्न में क्लियरली नहीं देखा जाता है। क्लियरली यदि देखा जाएगा तो गिल्ट फीलिंग उस व्यक्ति में आ जाएगी। तो अव्यक्त विषय जिसको व्यक्ति जागने के बाद व्यक्त ना करे उसको अव्यक्त विषय कहते हैं। अव्यक्त या गुप्त विषय जिसको कह सकते हैं, ये कुछ पार्ट जो रहते हैं वो गायब हो जाते हैं, उसको छोटा करने में उसको वो गायब कर देता है। दूसरा है बहुत से कॉम्प्लेक्सेस में से एक या दो को ही वो रखता है, यानी हमारी बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, बहुत सारे हीन भाव होते हैं, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो सही नहीं होती हैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। वैसी स्थिति में ये स्वप्न में जब उसकी हम पूर्ति करते हैं, उस इच्छा की पूर्ति करते हैं, तब हम उसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से एक या दो को ही व्यक्ति लेता है और स्वप्न के माध्यम से वो देखता है। तीसरा है सामान्य विशेषता वाले अवयव एक हो जाते हैं। सामान्य विशेषता वाले अवयव एक हो जाते हैं। सामान्य विशेषता वाले अवयव एक होते हैं मतलब कि एक तरह के जितने भी विषय होते हैं वे एक हो जाते हैं। जैसे चेहरा किसी और का, स्थान कोई और, कपड़े किसी और के, नाम किसी और का, तो इस तरह से जितने एक तरह के विषय होते हैं वे मिलकर एक हो जाते हैं और जिससे स्वप्न अस्पष्ट और असंगत हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जिसके बारे में मुझे घृणा व्यक्त करना है या वो विश मेरे को फुलफिल करना है, तो उसका चेहरा धुंधला या चेहरा किसी और का, कपड़ा किसी और का, उसका या फिर चप्पल की जगह जूते, कुछ भी उसको मिक्स करके जो सामान्य अर्थ होते हैं उसको मिला करके स्वप्न देखा जाता है। ये संघनन की क्रिया या संक्षिप्तीकरण की क्रिया में ऐसा होता है। संक्षेप में करने, संक्षिप्तीकरण के दौरान इतनी सारी क्रियाएं स्वप्न में होती हैं, ऐसा फ्रायड ने कहा है। दूसरा है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सिंपल और सरल है कि एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को देखना, एक स्थान की जगह दूसरे स्थान को देखना, वो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जिस स्थान से मेरे को घृणा है, चिढ़ है, परेशानी है, वो स्थान न देख करके कोई दूसरा स्थान को देखना। जिस व्यक्ति से मुझे परेशानी है, जिसके खिलाफ मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, उस व्यक्ति की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को देखना, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तीसरा है प्रतीकीकरण या सिंबलाइजेशन। फ्रायड का कहना है कि जब भी व्यक्ति कोई स्वप्न देखता है तो वो उसको कोई सिंबॉलिक रूप में देखता है, पूरी तरह से उसको एलाबरेट करके खोल कर नहीं देखता है। खोल कर यदि देखेगा तो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। जागृतावस्था में उसे यदि याद रहेगा कि मैंने किस इच्छा की पूर्ति की है तो वो बहुत परेशान हो जाएगा और हीन भावनाओं और अपने आप पर ग्लानि से भर जाएगा। इसीलिए वो सिंबल के रूप में देखता है। फ्रायड ने अपनी पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में कुछ सिंबल्स की चर्चा की है, जैसे कि उन्होंने कहा है बंदूक, सांप, पैर, ये सारे पुरुष लिंग के प्रतीक होते हैं। नाव, जहाज इत्यादि स्त्रीलिंग के प्रतीक होते हैं। छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सारे भाई बहन के प्रतीक होते हैं। उसी तरह यदि हम घर का देखते हैं तो वो ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर का प्रतीक होता है। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे प्रतीकों की चर्चा की है कि इस तरह से प्रतीकात्मक रूप से हम स्वप्न में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। चौथा है नाटकीयकरण या ड्रामेटाइजेशन। जब भी हम स्वप्न देखते हैं तो वो बिल्कुल लगता है जैसे सच में वो घटना घट रही है। बिल्कुल जैसे चलचित्र, सिनेमा हम लोग देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि उसको मार दिया, उसको उठा लिया, उसको ले गया, माँ बच्चे को प्यार कर रही है, उसको तो हम उसमें बिल्कुल खो जाते हैं, लगता है कि वो घटना वास्तव में घट रही है। उसी तरह से जब हम स्वप्न देखते हैं तो नाटक की तरह बिल्कुल देखते हैं और पूरी तरह चलचित्र की तरह हमें वो बिल्कुल वास्तविक प्रतीत होता है। इस नाटकीकरण में हम
देखने, सुनने, स्वाद, सभी तरह के भावनाओं से जुड़े होते हैं। श्रवण, दृष्टि, स्वाद, स्पर्श, सब कुछ उसमें हम लोग चलचित्र की तरह देखते हैं। पांचवा जो इन्होंने मैकेनिज्म कहा है, ड्रीम मैकेनिज्म का पांचवा जो पार्ट कहा है वो कहा है पश्चात विस्तारण या सेकेंडरी एलैबोरेशन। सेकेंडरी एलैबोरेशन से मतलब है कि जो व्यक्त विषय होता है वो निरर्थक और असंगत होता है। यानी व्यक्त विषय यानी स्वप्न से जगने के बाद जो बात हम बतलाते हैं उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। हम लोग खुद भी परेशान करते हैं या तजुब करते हैं कि ये क्या देख लिया, अच्छा छोड़ो ये तो स्वप्न था करके उसको फिर हम लोग भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। लेकिन जागने के बाद व्यक्ति बताता है हमने ये देखा, वो देखा, जाने क्यों देखा, किस कारण से देखा, तो ये जो उसको बतलाता है वो उसको तर्क संगत बनाता है। और एक अहम क्रिया पश्चात विस्तारण में और होती है कि जागने के बाद व्यक्ति सब कॉन्शियस में रहता है, ना वो कॉन्शियस में रहता है ना वो अनकॉन्शियस में रहता है, वो सब कॉन्शियस में रहता है। तो सब कॉन्शियस में ईगो क्या करता है कि उसकी सारी कड़ियों को अपने हिसाब से वास्तविकता के धरातल पर जोड़ करके उसकी कोई व्याख्या कर देता है, जिससे व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है कि हमने स्वप्न में ये देखा, वो देखा, ऐसे ही फालतू का देखा, उसका कुछ मतलब नहीं था। अब इनका जो फ्रायड का जो पूरा ड्रीम एनालिसिस है और इसमें इन्होंने ड्रीम को सार्थक, महत्वपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण कहा है। सारी अचेतन की इच्छाओं की पूर्ति करने का एक माध्यम जो छुपे तौर पर व्यक्ति करता है वो ड्रीम है, स्वप्न है। स्वप्न के द्वारा वो अपनी सारी अनैतिक इच्छाएं, और अनैतिक इच्छाओं में इन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटीज को सबसे प्राथमिकता में रखा है। तो जाहिर है कि इनका क्रिटिसिज्म भी इसी पर ज़्यादा फोकस रहता है। अब इनके दो शिष्य थे, यूंग और एडलर, जो बाद में जाकर इनसे अलग हो गए इसी मुद्दे पर कि फ्रायड का कहना था कि हर एक बात या हर एक क्रिया का अर्थ होता है सेक्सुअल डिजायर, जो सप्रेस कर दिया जाता है। क्योंकि हमारे समाज में, मानव समाज में सेक्स को सबसे ज़्यादा छुपाकर और गलत, घृणित जगह माना जाता है या स्थिति मानी जाती है, इसलिए उसका सप्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, रिप्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा फ्रायड ने कहा। तो इनके क्रिटिसिज्म में पहला क्रिटिसिज्म यही है कि सेक्सुअल डिजायर पर इन्होंने अधिक बल दिया। क्रिटिक्स का कहना है, आलोचकों का कहना है कि सारी क्रियाएं सेक्सुअल डिजायर या काम इच्छा के कारण ही नहीं होती हैं, बल्कि और भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसके कारण हम स्वप्न देखते हैं। दूसरा जो क्रिटिसिज्म है इनके सिंबल को लेकर है। यहाँ जो तीसरे में हम लोग प्रतीकीकरण या सिविलाइजेशन में इन्होंने जो प्रतीकों का जिक्र किया है, और भी बहुत सारे प्रतीक हैं उसका जिक्र किया है, उसको लेकर के है। इसमें इनके जो शिष्य थे यूंग, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है और बिल्कुल इसको नकारा है कि जो सिंबल, जो प्रतीक चिन्ह फ्रायड ने दिया है वो सही नहीं है, उसको यूनिवर्सल नहीं कहा जा सकता है। यानी एक पर लागू हुआ तो वो सारे पर लागू नहीं हो सकता है, पूरी दुनिया पर उसको नहीं लागू किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर यूंग ने उसको प्रेजेंट से भी जोड़ा है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वर्तमान में हुई होती हैं या हो रही होती हैं, उसका भी स्वप्न हम देखते हैं। तो सारी की सारी बातें इसको हम यूनिवर्सल इसको नहीं मान सकते हैं, ये पर्सनल भी होती है। हर एक व्यक्ति का स्वप्न में प्रतीक का अपना अलग अलग प्रतीक चिन्ह होता है। नेक्स्ट है जो क्रिटिसिज्म है वो इनके पास्ट एक्सपीरियंस या पूर्व अनुभव को लेकर है। इसमें एडलर ने, फ्रायड ने पास्ट एक्सपीरियंस को, पूर्व अनुभव को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि इन्होंने अचेतन को कहा है। अचेतन पूर्व अनुभवों का ही
एक बक्सा है जिसमें वो सारा जमा रहता है। लेकिन एडलर जो इनके शिष्य थे उनका कहना है कि पास्ट एक्सपीरियंस के अलावा प्रेजेंट की बातें भी हम स्वप्न में देखते हैं, उसका भी महत्व है। सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस ही सपनों का आधार नहीं होता है। फिर क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि यदि फ्रायड कहते हैं कि अचेतन की इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न करता है, तो फिर हम पनिशमेंट ड्रीम्स जो दंड स्वप्न होते हैं उसको क्यों देखते हैं? इस पर फ्रायड ने इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा है कि चूंकि सुपर ईगो हमेशा पनिशमेंट की ओर जाता है, यानी इड यदि कुछ करना चाहता है या गलत करता है तो सुपर ईगो उसको पनिशमेंट देता है, गिल्ट फीलिंग के द्वारा या उसको भीतर से खराब लगे इस तरह के द्वारा कुछ भी पनिशमेंट देता है। इसी वजह से पनिशमेंट ड्रीम्स हम देखते हैं। चूंकि इड पर, ईगो पर सुपर ईगो का पहरा होता है, इसलिए ऐसी बातें हम स्वप्न में देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इनकी आलोचना है कि चूंकि फ्रायड एबनॉर्मल पर्सनालिटी, असामान्य व्यक्तित्व की व्याख्या इन्होंने की है या असामान्य रोगियों पर एनालिसिस कर करके इसका निष्कर्ष निकाला है, इसलिए सामान्य रोगियों पर इसे लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि फ्रायड के पूरे इस ड्रीम एनालिसिस को या ड्रीम वर्क को या ड्रीम मैकेनिज्म को, जिसको उन्होंने 5 मैकेनिज्म के द्वारा व्यक्त अव्यक्त वर्क, ड्रीम वर्क के द्वारा समझाने की कोशिश की है, तो उसका जब हम मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि फ्रायड ने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और रिप्रेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और रिप्रेशन को महत्वपूर्ण माना है। यही इनका बेस है, आधार है इनके ड्रीम एनालिसिस का या ड्रीम थ्योरी का। इनका कहना है कि हमें जो मानसिक संघर्ष होता है, दो विपरीत इच्छाओं के बीच में जब मानसिक संघर्ष होता है, तब उस संघर्ष के द्वारा जो स्थिति उत्पन्न होती है, उससे बचने के लिए हम उसे अचेतन में उसको दबा देते हैं इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर, और इसी को इन्होंने अपने पूरी ड्रीम एनालिसिस और ड्रीम थ्योरी का आधार माना है। साथ ही इन्होंने ड्रीम को सार्थक और महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने ड्रीम को सार्थक और महत्वपूर्ण माना है। इनका कहना है कि ड्रीम हर एक स्वप्न का कोई न कोई अर्थ होता है, कोई न कोई मतलब होता है, कोई न कोई जरूरत उससे पूरा होता है और वो उद्देश्यपूर्ण होता है। बेवजह बिना कारण कोई भी क्रिया मानव शरीर या मानव मस्तिष्क नहीं करता है। उसके बाद इनका जो एनालिसिस यदि हम करते हैं इनके पूरे ड्रीम वर्क का, तो उसमें हम देखते हैं कि इन्होंने ड्रीम को केवल बातों से नहीं कहा है, उसे प्रयोग करके उसे ड्रीम एनालिसिस, इनका एक पूरा एरिया है, पूरी एक किताब है ड्रीम एनालिसिस पर, और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने स्वप्नों की व्याख्या की है, उसका ठोस आधार दिया है, उसे उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बताया है। तो इनका जो ड्रीम एनालिसिस है टोटल और इनका जो ड्रीम का पूरा थ्योरी है, इन्होंने स्टेप वाइज स्वप्न को समझाया है और अंत में इन्होंने ब्राउन ने फ्रायड के बातों का समर्थन करते हुए ब्राउन ने कहा है कि ड्रीम वर्क इज द नेम गिवन बाय फ्रायड टू द मैकेनिज्म बाय विच द लैटेंट ड्रीम थॉट्स आर कन्वर्टेड इनटू द मैनिफेस्ट कंटेंट ऑफ द ड्रीम। यानी ब्राउन ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि फ्रायड के अनुसार स्वप्न जो हैं वो अव्यक्त विषय को व्यक्त विषय में लाने की एक प्रक्रिया है, और जो अव्यक्त विषय होता है वही मेन मुद्दा होता है, और मेन जो अचेतन में छुपी हुई दबी हुई
जो इच्छाएं होती हैं वो अव्यक्त विषय होता है, जिसे व्यक्त विषय यानी व्यक्ति जो व्यक्त करता है कि हमने ये स्वप्न देखा, और यदि उसका ड्रीम एनालिसिस वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो उसका पता चल जाएगा कि कौन सी अचेतन में दबी हुई इच्छाओं को इसने ड्रीम के द्वारा पूरा किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रायड ने ड्रीम की बड़े ही विस्तार से व्याख्या की है और स्वप्न को एक बहुत महत्वपूर्ण, मजबूत और ठोस आधार दिया है। इनका कहना है कि व्यक्तित्व को संतुलित रहने के लिए स्वप्नों का बहुत अहम रोल है। यदि स्वप्न के माध्यम से अचेतन की इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो व्यक्ति का व्यक्तित्व डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, खंडित हो जाएगा और फिर वो सामान्य नहीं रह पाएगा।